जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है बिहार पे चर्चा करने का, पर एक तरफ से देखा जाए तो राजनीति और देश और स्टेट की बात करें ना, तो देश भी चल रहा है बिहार के कारण और बिहार भी चल रहा है देश में जो पार्टी है उसके कारण। तो ये जो गठबंधन है ना, डबल इंजन तो कहा जा सकता है, पर दोनों इंजन ना, एक नॉर्थ में एक साउथ में प्लेस्ड है, पर किसी तरह से गाड़ी चल रही है। खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दोस क्रिटिक्स, तो क्रिटिसिज्म इनफैक्ट। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा संतोष जी, और मेरा पहला सवाल जो होगा आपसे, कि जेडीयू में इतना सरफुटअव्वल हो रहा है, एक दूसरे पे आक्षेप, कि मनीष वर्मा को लेकर, तो चौधरी जी को लेकर, तो नीतीश जी के उम्र को लेकर, देश में क्या हो रहा है, क्यों हम मजबूरी में हैं, रजक जी का महासचिव बनाना, ये सारी चीजें जो होती है ना, प्रकरण पार्टी के अंदर खींचातानी, क्योंकि हर आदमी की एक मंशा होती है कि ऊपर से ऊपर पोजीशन पर पकड़ लें। और नीतीश जी बड़े चालाक आदमी है, वो जानते हैं कि कब किसको कहाँ प्लेस करना है, क्योंकि चेस बोर्ड पे उनको पता है कि पॉन्स को कितना खेलना है जिससे कि अगले वाले पे हम तरीके से संभाल पाए। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही स्टेट में तो चाणक्य नहीं है, पर केंद्र में तो सब चाणक्य ही बैठे हैं। तो उनकी राजनीति पे एक, दोनों की बात अगर करें हम, तो नीतीश के लिए बीजेपी जरूरी है बिहार में आज की तारीख में, केंद्र में बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी है आज की तारीख में। पर दोनों ही कोशिश में है कि एक साल बाद जो चुनाव होगा उसमें क्या होगा, कैसे करेंगे, कौन कितना मजबूत हो सकेगा, जिससे कि एक दूसरे की जरूरत बने। वो जो होता है ना, क्रचेस लेकर चलना, तो वो क्रचेस की जरूरत ना पड़े, हम अकेले ही दौड़ लें। आज सुना मैं कि जेडीयू की कोई मीटिंग चल रही है और उसमें शायद नीतीश जी ज्ञान मंत्र देने वाले हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी में तो ज्ञान मंत्र रोज चलता है कि कैसे 2025 का जो चुनाव हो वो बीजेपी बहुत ज्यादा बहुमत से निकाल ले, नंबर ऑफ सीट्स, सो दैट उनको नीतीश की जरूरत ना पड़े। नीतीश जी भी यही सोच रहे हैं कि हमें भी बहुमत और नंबर ज्यादा मिल गया तो बीजेपी की मजबूरी होगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे संतोष जी कि आज की तारीख में क्या स्थिति है, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, आप वहां हैं, आप देखते हैं, और डिफरेंट इश्यूज पे जो खेल हो रहा है। और एक नया, वो कहते हैं ना कि बरसात के साथ कुकुरमुत्ते उठ जाते हैं, या मशरूम्स फॉर दैट मैटर इन इंग्लिश, जैसे थर्ड पार्टी आ गया, उसमें बड़े बड़े आईएएस आईएफएस रिटायर्ड्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों पे राजनीति, एक साल बचा है, एक साल बहुत क्रूशियल होता है किसी स्टेट के पॉलिटिक्स के लिए, जबकि इलेक्शन उसके चेहरे और सर पे एक साल बाद आने वाला है, और स्थिति एक दूसरे को खींचने वाली होती है, टग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं। तो कम हम आपके पास आना चाहेंगे। अब मैं आपका बहुत समय ले लिया मैंने, और व्यूअर्स का भी बहुत समय ले लिया, पर आप बताएं विस्तार से इन सारे मुद्दों पे, कहाँ है बिहार, कहाँ है गठबंधन, तीसरा मोर्चा वाकई में वोट कटवा है या कुछ करेगा? जी संतोष जी। देखिए, एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो ये बिहार की वर्तमान राजनीति पे है। अकेले आज जो स्थिति है बिहार की राजनीति में, अकेले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भाजपा भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार में सबसे पॉपुलर लीडर लालू प्रसाद, बहुत जनाधार उनका है, एक वोट बैंक है, फिर भी वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार की तो स्थिति, अकेले अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो 2 अंक में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि अकेले अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 25-30 सीट पर सिमट के रह जाएगी। लालू प्रसाद की स्थिति है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वो भी 20 से 25 पर सिमट के रह जाएंगे। चिराग पासवान की है कि अकेले लड़ेंगे तो कहीं नहीं नजर आएंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी है, अकेले अगर सभी दल चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में मतलब पूरी तरह से बोला जाए कि खिचड़ी हो जाएगी, कोई नहीं टिक पाएगा। उसमें सबसे आगे देखा जाएगा तो लालू प्रसाद रहेंगे। अगर सभी दल कोई गठबंधन नहीं होता है तो देखा जाए तो 25-30 वर्षों से गठबंधन का दौर चल रहा है। और गठबंधन में अभी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, तो एनडीए गठबंधन का पलड़ा बहुत भारी है। एनडीए गठबंधन
सही बात है, आपने जो कहा कि एनडीए का पल्ला भारी है। आपकी आवाज चली गई को है। बड़े भाई और छोटे भाई की दौड़ में, बड़े भाई और छोटे भाई की दौड़ में शामिल नहीं करके अकेले अगर एनडीए चुनाव लड़ता है, अकेले चुनाव लड़ने पर होगा कि एनडीए अभी 150 से ऊपर सीट जीतेगी। ये नेटवर्क का कुछ इशू आ या रहा कि है। जो वर्तमान राज्य एकजुट होकर लड़ेगा तो इंडिया गठबंधन 50, क्या इंडिया गठबंधन 50 से 70 सीट पर सिमट के रह जाएगा और एनडीए 150 से लगभग 125 के सीट बीच सीट आएगा। अभी एक नया नेता के रूप में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो हाँ, वो एक थर्ड फोर्स के तौर पे आने की कोशिश कर रहे हैं। नेता कम व्यापारी ज्यादा है, वो शुरू से दिया, उसके लिए उन्होंने काम किया है। और हाल के दिनों में अभी भी वो खुद कहते हैं कि हमको लोग बहुत पैसा देना जिनके लिए काम कर रहे हैं। तो बिहार में आम लोगों के बीच ये चर्चा है कि प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी बैकअप कर रही है, फंडिंग प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर पूरे बिहार में चुनाव लड़ते हैं और जिस प्रकार क्योंकि उनका से पानी की रिलेशन जी तरह वो पैसा बहा रहे हैं, पर डे का उनका 1 करोड़ से 3 करोड़ का पर डे का उनका खर्च है। तो इतना पैसा अगर खर्च करेंगे तो गणित बैठा रहे हैं कि हम इतना यादव को देंगे, इतना दलित को देंगे, इतना पिछड़ों को देंगे, इतना मुसलमान को देंगे, इतना अग्रो को देंगे। मेरिट की बात तो नहीं करते हैं, वो पहले बोलते हैं कि हम इतने इतने लोगों को टिकट देंगे। अगर सही मायने में वो अगर टिकट देंगे तो एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। क्योंकि नीतीश जी का 20 साल हो गया, भले उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, डेवलपमेंट वर्क किया है, ईमानदार नेता के रूप में उनकी छवि है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फिर भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हो गया कुछ कारणों से। खासकर बीजेपी का जो वोट बैंक है वो नीतीश जी से बहुत ज्यादा नाराज है। तो प्रशांत किशोर अगर सभी सीटों पर खड़ा करेंगे तो जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें खासकर अपर कास्ट का जो वोट है उसमें मुझे लगता है कि 50% से हमारी प्रशांत किशोर जरूर कर लेंगे। जहां जदयू का कैंडिडेट रहेगा, जहां बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा, वहां अपर कास्ट का वोट बीजेपी को ही मिलेगा। बिहार की जो राजनीति देखने को मिल रही है, तो उसमें अगर वो 50% वोट काट लेंगे अगर, तो सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। दूसरी तरफ अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं, यादव कैंडिडेट देते हैं, दलित कैंडिडेट देते हैं, जहां आरजेडी का कैंडिडेट है, वहां अगर वो कैंडिडेट देते हैं तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को सीधा नुकसान होगा। तो मुझे जो लगता है कि वो रणनीति जो बिहार के चाणक्य और दिल्ली वाले चाणक्य ने जो रणनीति बनाई है वो पीके पांडे, प्रशांत किशोर पांडे के माध्यम से वो बिहार में एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। लालू और नीतीश दोनों को फिनिश करना चाहती है, लालू के जंगल राज के नाम पर और नीतीश कुमार को, भाई एंटी इनकम्बेंसी, बूढ़े हो गए। आप देखते होंगे नीतीश कुमार जी के बारे में एक मैसेज मार्केट में फ्लो हो रहा है, सोशल मीडिया पर हो या आम लोगों के बीच हो, कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं, नीतीश जी अब अपने नहीं नौकरशाह सरकार चला रहा है, नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं। जिस प्रकार से उड़ीसा में बीजू पटनायक के बारे में एक मैसेज चला गया उड़ीसा में कि वो सरकार नहीं चला रहे हैं, बैकडोर से सरकार चला रहे हैं, नौकरशाह चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कह दिया कि वो जिलों का नाम नहीं ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश जी की जो स्थिति है, मंच पर प्रधानमंत्री जी का पांव पकड़ना, फिर मंच में कि भाई 400 नहीं 4000 सीट जिता के भेजेंगे, तो इन सब बातों को लेकर नीतीश कुमार जी की छवि को थोड़ा घात लगा है, छवि धूमिल हुई है थोड़ी, और बिहार में आम लोगों के बीच की नीतीश जी स्वस्थ नहीं हो। तो फिर भी इसके बावजूद जो नीतीश जी का वोट बैंक है, जो उनका जो 15% वोट है अति पिछड़ों का, महादलितों का, वो वोट उनको मिलेगा ही। वो चाहे जो रहे वो एकदम बिस्तर पर पड़े रहेंगे, जो तीर का चुनाव चिन्ह लेकर ले जाएगा, नीतीश जी जिसके साथ जाएंगे उसको वोट जाएगा, उनको मायने नहीं रखता है। लेकिन भाजपा का जो वोट बैंक है अपर कास्ट का, उसमें 50% 50% जो कैडर है, आरएसएस जो बीजेपी के कैडर है, वो तो देंगे ही। लेकिन जो कांग्रेसी बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, जो कांग्रेस माइंड के लोग हैं, वो अब नीतीश जी को बीजेपी के साथ रहने पर भी वोट नहीं। और 2020 में वोट नहीं दिया, चिराग पासवान को वोट दे दिया था, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। और स्थिति यही हो जाएगी कि नीतीश जी 2020 वाली स्थिति में ही रहेंगे, या हो सकता है कि और नीचे चले जाए। हाँ, अगर एनडीए प्रशांत किशोर को मदद ना करे, ईमानदारी से अगर चुनाव लड़े, तो निश्चित तौर पर नीतीश जी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे और 150 से 250 सीट तो कोई ले ही नहीं सकता है।
अगर मजबूती से भाजपा के वोटर का साथ देते तो। संतोष जी, मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि नीतीश जी पे एक आक्षेप लगता है, उनको लोग एलिज करते हैं कि उनकी सरकार वो खुद नहीं चला रहे, नौकरशाह चला रहे। ये बात आप ही ने कहा कि ये बात सही रिपोर्ट्स में आती है। ये जो प्रशांत कुमार पांडे जी हैं, पीके, मैं उस फिल्म की बात नहीं कर रहा जो आमिर खान का मूवी था, मैं पीके की बात कर रहा हूं, जो प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने थर्ड फोर्स जन स्वराज की शुरुआत की है, 2 अक्टूबर को लॉन्च किया है। उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। शायद मुझे लगता है कि आज के जमाने में पिछले 1 डिकेड से मैं देख रहा हूँ, 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनको उनके अंदर भी एक वो है ना एम्बिशन जिसको कहते हैं, वो जागृत हो गया है सडनली कि भैया इन्हीं नेताओं को हम सल्यूट करते थे, इन्हीं नेताओं की बात मानते, तो क्यों ना हम नेता ही बन जाए। और ये या तो रिटायर करने के बाद आते हैं या रिजाइन करके आ जाते हैं। और आपको भी पता होगा, हम लोग बड़ा मजाक करते थे, मेरे पास भी कभी कभी आ जाता है सोशल मीडिया पे एक मजाक कि जो फर्स्ट डिवीजन होता था, कहते हैं ना, मैं नहीं कह रहा, जो सोशल मीडिया कहता है कि जो फर्स्ट डिविजनर होता है वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, कि जो पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट हैं, वो बहुत तेज हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। उनसे जो थोड़ा रहते हैं वो IAS IPS बनते हैं, उनसे जो कम रहते हैं वो कलर किरानी बनते हैं, और जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो नेता बन जाते हैं। तो जो सबसे पढ़ने में खराब रहते हैं वो नेता बन जाते हैं, वही राज करते हैं। जो पढ़ने वाले नीचे सबसे आगे वो सबसे नीचे रहते हैं, और जो जैसे जैसे कम है वैसे वैसे, नेता के बाद IAS के बाद किरानी, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से आता है। तो वो सोशल मीडिया पर चलता है। शायद ये ब्यूरोक्रेट्स रिएक्ट कर गए हों और रिस्पॉन्ड किया होगा आप इस सोशल मीडिया के कंटेंट को कि भैया हम क्यों नहीं, हम ही नेता बने। देखिए, सत्ता का लोभ, पावर और मनी ऐसी चीज है ना, पावर और मनी के बिना आज आदमी, सबसे बड़ा ये मैं कहूंगा कि ये अनफॉर्चुनेट थिंग है कि पावर और मनी के बिना आदमी को लगता है कि मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर नहीं है दोनों चीज तो लोग कहते हैं इट्स अ थैंकलेस जॉब, वी आर डूइंग अ सोशल वर्क। बट अगर आप नेता बन गए तो आप देश के लिए काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बन गए तो सिस्टम को हम मजबूत कर रहे हैं। पर जब अंत में यही होता है कि यही सिस्टमेटिक फेलियर के कारण करप्शन कहां से आता है। आज की तारीख में बिहार में सिस्टम में यही ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो हुआ है इस देश में या बिहार में या किसी स्टेट में। रिटायर कर गए, रिजाइन कर दिया, नेता बन गए। जो नेता हैं वहां पार्टी अध्यक्ष, पार्टी के प्रमुख, उनको थोड़ी बहुत उपलब्धियां दिला दी, सपोर्ट कर दिया उनके कुछ चीजों को, और वो उसके बदले इनको MLA MP का पोजीशन दे दिया। कि जन स्वराज में हो रहा है आज के दिन, जन स्वराज तो मतलब इट्स अ न्यू पार्टी, बट ये लोग खोज रहे हैं रास्ता। कल जन स्वराज में आएंगे, परसों जाएंगे JDU या RJD में बिहार में, या BJP में चले जाएंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे, थोड़ा सा वोट बटोर कर। ये क्या है? ये राजनीति है क्या? फिर वापस हम आते हैं, खैर इन चीजों पे तो हम आपके साथ डिस्कस करते ही रहे हैं, इस पे भी आप प्रकाश डालिएगा। पर आज JDU की मीटिंग होनी है, क्या मंत्र देंगे नीतीश जी? क्या कहेंगे कि हमें मैक्सिमम सीट चाहिए जिससे कि बीजेपी का पकड़ खत्म हो जाए, या फिर कहेंगे कि भैया सर टॉवल बंद कर दो? संतोष जी, देखिए, नीतीश जी की अब स्थिति है कि नीतीश जी शुरू से नौकरशाही पर डिपेंडेंट रहे हैं। 2005 के बाद से नीतीश जी नौकरशाही जो कहती है वो करते हैं, उसमें अपना वो राय देते हैं। विजन इनका रहता है, काम नौकरशाही ही करती है। आज तो स्थिति ये हो गई है कि विजन भी नौकरशाही का है और काम भी वही कर रहे हैं। बस नीतीश जी अब केवल साइन करने के लिए रह गए हैं। जो स्थिति है, बस नौकरशाह जो चाह रहे हैं वो काम करा रहे हैं नीतीश जी से। मतलब साइन ये कर लीजिए, बस जो नवरत्न उनके हैं, जो अधिकारियों का नवरत्न है, वही बस उनको घेरे रहता है। उन्हीं के इर्द गिर्द सारे विभाग उन्हीं के आसपास हैं, और वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। नीतीश जी को अभी देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी पिछले 2 महीने से फुल फ्लेज चुनावी मोड में है, ऐसा देखने को लग रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि नीतीश जी किसी जिले में नहीं जाते हैं।
कोई ऐसा दिन नहीं है कि नीतीश जी कहीं नहीं जाते हैं, कहीं घूम उद्घाटन शिलान्यास नहीं करते हैं, कहीं निरीक्षण करने नहीं जाते हैं। पिछले 2 महीने से ये लगातार चल रहा है। चुनाव जैसा क्रूशियल समय में नीतीश जी घर में बैठे हुए थे, स्वस्थ नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने सभा से उनको दूर कर दिया कि कुछ भी बोल देंगे ये। मंच पर प्रधानमंत्री जी अपना ने उनको बंद कर दिए रखना। आज नीतीश जी डेली सुबह उठ करके कहीं ना कहीं जा रहे हैं और कहीं अब भाषण नहीं देते हैं। वो भाषण भी देते हैं तो जो लिख करके नौकरशाह देते हैं बस वही बोल देते हैं। मीडिया से कोई बात उनकी नहीं होती है, बस निकलते हैं। एकदम ऐसा चक्रव्यूह बनाया जाता है सुरक्षा कवच की वो किसी से बात ना कर सके। निकले, गाड़ी में बैठे, चल दिए, गए, रीता काटे, चल दिए। मतलब किसी से कोई बात नहीं। उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, पार्टी के और नेता बोल रहे हैं, तो इनके कुछ नेता और कुछ नौकरशाह उनको घेरे हुए हैं, उनके चुंगल में है। जैसे घर में बूढ़ा बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो बच्चा घर में रहता है बाप माए के साथ, उन्हीं के गिरफ्त में वो हो जाते हैं। अगर 5 भाई है, 6 भाई है, तो जो बेटा 2 बेटा साथ में है तो उन्हीं के गिरफ्त में, वो जो कहेगा वही करेंगे पिताजी। जो बाकी जो है, जो नहीं, जो सेवा करता है, साथ रहता है, तो उसकी वैल्यू होती है। तो नीतीश जी की स्थिति वही हो गई है। दीपक प्रसाद, प्रत्यय अमृत, सिद्धार्थ, गोपाल प्रसाद, मनीष वर्मा, यही सब जो है 8-9 अधिकारी, और नेताओं में संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, और जो 2-4 छिटपुट, ललन सिंह, यही लोग जो घेरे रहते हैं और बस यही लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। डेली जो जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उसी रास्ते पर चले जाते हैं नीतीश जी। अब मुझे जो लगता है कि उनकी स्थिति वही हो गई है, बुजुर्ग वाली स्थिति। अब रिटायरमेंट के कगार पर है और रिटायरमेंट की स्थिति उनकी है, और लाचार कहिए कि लाचार मुख्यमंत्री और नौकरशाही हावी है, जो चाहती है वो करा रही है। और जो भाषण अगर कार्यालय में भी जाएंगे तो उन पर लिखा लिखाया जो है वो पढ़ देंगे। अब अच्छी तरह से वो लोगों को पहचान तक नहीं पाते हैं। जो पुराने लोग हैं, सब लोग हैं, अब उनका बोला जाता है कि एक याद ही नहीं रहता है कुछ। वो कुछ बोलते हैं खुद नहीं सुन पाते हैं, मतलब उनका इलाज चल रहा है। तो स्थिति बहुत ही, मुझे लगता है संतोष जी, मैं हो सकता गलत हूँ, मेरी सोच हो सकता है गलत हो, मेरा कहना या पूछना आपसे ये गलत हो सकता है, क्योंकि मैं जो देखता हूँ उसी बेसिस पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज की तारीख के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम बात ले लें, वो केंद्र में हो या स्टेट में हो, इनके पास एक बड़ा सा अच्छा, ये इनको समझ में एक चीज आ गया है कि इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन बड़ा कॉस्टली होता जा रहा है। इलेक्शन बहुत कॉस्टली होता जा रहा है ना, क्योंकि आपको रीच आउट करने के लिए खर्च करना पड़ता है, हर तरह से गाना बजाना, ट्रांसपोर्टेशन, हेलीकॉप्टर, गाड़ी, बहुत लंबा है, बहुत अच्छा खर्च होता है। तो इस खर्च का सबसे अच्छा साधन क्या है? क्योंकि पहले क्या होता था कि आप विश्वास करते थे उन लोगों पे जो आपके साथ वर्षों से लगे हुए हैं, पार्टी के काडर हैं, काडर की बात होती थी, जो जन जन के बीच होता था, और वो आदमी वोटर्स को या आम आदमी से मिलता था और इन्फ्लुएंस करता था पार्टी के लिए। आज की तारीख में शायद इनके दिमाग में ये बात आ गई है कि वो काम का नहीं है, हमें पैसे चाहिए। तो पैसे कहां से आएंगे? जो रेवेन्यू ऑफिशियल है, IRS है, रिटायर किया या रिजाइन किया, वो तो लगातार कॉर्पोरेट और बिजनेस सर्कल में कनेक्टेड होता है, तो उसको पता है कि कहां से हो सकता है। IPS है, उसको पता है कि कहां से हो सकता है, क्योंकि माफिया एंड ऑल दोज को वो पकड़ता रहता है, पीटता रहता है। कभी उनके साथ उनको बचाने की कोशिश भी ऐसे नहीं करते हैं, बट आमतौर पे उनको पता है कि कहाँ वो पैसा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, उनको पता है क्या पैसा कहाँ पर, यानी कि सिस्टम में रहते हुए आपको पता होता है कि 20 रुपए कहाँ से आ रहा है, 50 कहाँ से आ रहा है, 100 कहाँ से आ रहा है। दे मे नॉट बी टेकिंग, बट उनको पता है कि कहाँ पैसा इन्वॉल्व है एंड हाउ टू गेट दैट जनरेटेड दैट मनी। तो पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि अच्छे खासे ये लोग हैं, इनको ले लो 4 साल 5 साल के लिए, एक MLA MP का सीट दे दो, कम से कम उनके बहाने हमारे पास पैसे तो आ जाएंगे लड़ने के लिए। क्या ये सच्चाई है या मेरा मानना या मेरी सोच या मेरा समझना गलत है? देखिए, सभी पार्टी 1-2 बिजनेसमैन को इसके लिए रखते हैं। जैसे किंग महेंद्र हुआ करते थे, तो वो सभी पार्टियों से राज्यसभा में सजाते थे, तो मोटा फंडिंग पार्टी को कर देते थे और राज्यसभा चले जाते थे। फिर जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वो हो गए,
फिर बिजनेसमैन और भी कोई कोई सभी पार्टियों से एक दो बिजनेसमैन जाते रहते हैं, स्टेट लेवल की पार्टी की। और बड़े लेवल की पार्टी का तो अभी आपने देखा ही, बॉन्ड घोटाला जो सामने आया है, जो बॉन्ड केंद्र सरकार ने लाया था, बॉन्ड के माध्यम से किसी के यहाँ छापा मारना, उसके बाद उससे बॉन्ड के माध्यम से पैसे लेना। तो बॉन्ड के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को फायदा हुआ, सभी राजनीतिक दलों को पैसा मिला, ऐसी ऐसी कंपनियों से पैसा मिला जो कि घाटे में चल रही थी। तो वो पैसे की अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ पार्टियों को अगर छोड़ दी जाए तो पैसे की दिक्कत अब किसी पार्टी को हो सकती है। वामपंथी पार्टियों को छोड़ दिया जाए, वामपंथी पार्टी आज भी चंदा लेकर चुनाव जीतती है। और आप आश्चर्य करेंगे, ये अभी जो माले के सांसद हुए हैं, दो सांसद, दोनों को के पास पैसा नहीं था चुनाव के लड़ने के लिए, और दोनों का नॉमिनेशन का वहां पर जो चंदा हुआ है, तो रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब लोगों ने चंदा करके और सबसे कम कॉस्टिंग में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। जहां आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मतलब लोग 25 से 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वहां उदाहरण है माले के सांसद का, जो कि लोगों ने पैसा भी नहीं लिया और उनको पैसा दिया। मतलब गरीब लोग, जो झुग्गी झोपड़ी वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, मतलब सब लोगों ने उनको चंदा दिया और वो सांसद बने। जो आईएएस अधिकारी आर.के. सिंह को उन्होंने हराया। मतलब आईएएस अधिकारी बिहार, मतलब होम सेक्रेटरी रहे हैं, बिहार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट को उन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि 20 लाख रुपए में उन्होंने चुनाव उड़ा दिया। वो भी उनका खर्च नहीं हुआ, लोग चंदा करके उनका चुनाव खर्च चलाया। उसी प्रकार आप काराकाट में ले लीजिए, काराकाट में पवन सिंह जैसे स्टार, बड़े स्टार, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री, प्रोफेसर, नेता विरोधी दल, बहुत बड़े नेता, दोनों को हरा दिया। तो पैसे की तरफ राजनीति भाग रही है, लेकिन उसमें अपवाद होते हैं आज भी। मतलब बगैर पैसे के चुनाव जीतने वाले लोग भी हैं आज भी। लेकिन जहां तक नौकरशाही की बात है, तो नौकरशाही आज ही नहीं, शुरू से मतलब राजनीति में आते रहे हैं, आते रहे हैं, लेकिन अपवाद ही कोई ब्यूरोक्रेट है जो सक्सेस हुए हैं। नौकरशाही बहुत कम ही नौकरशाह राजनीति में बहुत सा ज्यादा सक्सेस हुए हैं। एक आरसीपी आए तो नीतीश जी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे बहुत दिनों तक, उसके बाद नीतीश जी ने उनको राजनीति में ले आया। इसके अलावा कई, गुप्तेश्वर पांडे इस्तीफा देकर राजनीति में आए, टिकट भी नहीं मिला, अंतिम में अभी बाबा बन करके प्रवचन देते चल रहे हैं। आशीष रंजन सिन्हा डीजीपी से रिटायर हुए, चुनाव भी लड़ा, लेकिन कोई फायदा उनको नहीं हुआ, वो भी आजकल गांव पर विराजमान है। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी मतलब रिजाइन दे दे करके आए। अभी फिर कितने अधिकारी रिजाइन दे करके आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मतलब अभी कई डीजीपी आरजेडी भी ज्वाइन किए थे, फिर कांग्रेस ज्वाइन किए, फिर अभी प्रशांत किशोर के पार्टी में गए। तो ये अभी रिटायर्ड अधिकारियों का सिलसिला चल गया है। और एक चीज जान लीजिए, रिटायर्ड अधिकारी पैसा बहुत पकड़ते हैं, वो पैसा देने वाले नहीं है किसी भी पार्टी को। नौकरशाही, नेता तो बदनाम है पैसा के मामले में, नेता लोग बदनाम है, लेकिन मूल जो होता है भ्रष्टाचार का, जो मूल जड़ है वो नौकरशाही है। नेता को क्या है, चुनाव में 5 लाख रुपया दे दिया और उसको गुलाम बना लिया अपना। आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और बनकर दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली जाते हैं तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन खाना और गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है। तो दिल्ली में कुछ कॉकस है, कुछ लॉबी है, उन लोगों को वो गाड़ी मुहैया कराती है और उनको डेली खाना खिलाती है। उनके साथ 4 लोग हैं, गाड़ी से घुमा रही है, तो उनको लगता है कि यही बहुत बड़ा आदमी है और वो जो काम चाहता है वो नेता से करवा लेता है। तो नेताओं की स्थिति बहुत लाचार, अपवाद 2-4 मुख्यमंत्री और मंत्री को छोड़ दीजिए, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर नेताओं की स्थिति लाचारी वाली होती है। लाचार नेता नजर आते हैं। मतलब कोई थोड़ा सा पैसा दे देता है, कपड़ा दे देता है, कोई गिफ्ट दे देता है और उनसे काम करा लेता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नौकरशाही, मतलब बिहार की स्थिति आज ये हो गई है कि पूरे देश में सबसे महंगा प्रॉपर्टी आज पटना में हो गया है, बिहार में। मतलब दिल्ली से ज्यादा महंगा फ्लैट आज बिहार में बिक रहे हैं। 3 बेडरूम का फ्लैट आपको बिहार में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में बिक रहा है पटना में। तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है,
नौकरशाही इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है कि कोई भी अधिकारी के यहाँ, मतलब 10% अपवाद छोड़ दीजिए, ईमानदार अधिकारी भी होंगे, लेकिन 90% अधिकारी भ्रष्ट है। अगर उनके यहाँ छापा पड़े तो 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं, 500 और 1000 करोड़ में रुपया मिलेगा उनकी, अगर सीबीआई और ईडी की जांच हो जाए। कई अधिकारी ऐसे हैं, मतलब एक एक पुल का टेंडर में 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे पैसा का डीलिंग होता है। वही आप बॉन्ड में जो आया है, बॉन्ड घोटाला क्या है? नौकरशाही के माध्यम से ही ना बॉन्ड घोटाला हुआ। चंदा, मतलब कंपनियों के यहाँ छापा पड़ा, कंपनी को टेंडर दिया गया, और वो जैसे बिहार में एक पटना से गया पानी ले जाने का, एक गंगा नदी का पानी ले जाने का प्रोजेक्ट हुआ, जिस कंपनी को दिया गया ठेका, उस कंपनी बॉन्ड के माध्यम से जनता दल को पैसा दिया, ये सामने है। इसी तरह से जो भी कंपनी है, तो नौकरशाही बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। नेता 10% भ्रष्ट है और 90% नौकरशाही भ्रष्ट है बिहार की। और वही नौकरशाही डर से, मतलब अभी जो स्थिति है, नीतीश जी आरजेडी के साथ थे, बोलते थे कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होगा, बोलते थे नीतीश जी। लेकिन इस बार जब तेजस्वी यादव से अलग हुए तो क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि मन नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। तो तेजस्वी यादव ने बोला ही नहीं कि भाई हम कोई नाच गाना तो दिखाने वाले हैं नहीं कि मन नहीं लगना था, नाच गाने के लिए तो आए नहीं थे। तो नीतीश जी के पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों गए हैं उधर। तो इसकी मूल वजह ये थी कि जो उनके नवरत्न में है उन पर भी वही मामला है भ्रष्टाचार का, ईडी और सीबीआई का छापा पड़ सकता है। तो इस डर से उन लोगों ने भाई नीतीश जी को कन्विंस करके उधर ले गए, और अभी वो लोग जो चाहेंगे वही नीतीश जी। अभी कितना भी लोग कर ले, मुझे लगता है कि कम ही संभावना है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन से अलग होंगे। हाँ, जब चुनाव में प्रशांत किशोर पांडे अगर टिकट देने लगेंगे, नीतीश जी को हराने का अभियान पूरा खुलकर जब सामने आ जाएगा, तब नीतीश जी भले कोई डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि कोई डिसीजन वो लेंगे। और नौकरशाही की बात है तो कितने नौकरशाही आए बिहार की राजनीति में और चले गए। आपको याद होगा अभी जैसे पीके पांडे जी का है, इनका लोग मीडिया में हवा है भाई, बहुत ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा जन सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, 10,000 20,000 पर देख, लेकिन भीड़ का पैमाना क्या है ये उनके कार्यक्रम स्थल की कुर्सियां, खाली कुर्सियां बता रही थी कि कार्यक्रम स्थल में कुर्सी खाली नहीं रहता है, भीड़ रहे या ना रहे, कुर्सी सारे भरे रहते हैं। किशोर पांडे भाषण दे रहे थे उस समय भी उनके कार्यक्रम स्थल की, मतलब मुझे लगता है कि 1,000 से ज्यादा कुर्सी खाली पड़ी थी। ऐसा उनके भाषण के समय का रिकॉर्डिंग आया है वीडियो, जिसमें खाली पड़ी हुई है। तो संतोष जी, मैं यहाँ संतोष जी मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, उस पर भी आपसे चाहूंगा कि आज की तारीख में भले ही हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, नौकरशाहों की बात करते हैं, राजनेताओं की बात करते हैं, और पर सवाल है ना कि हम जिस फील्ड से हैं, मीडिया, आज का जो ट्रेडिशनल टेलीविजन है, जो ट्रेडिशनल है, सोशल मीडिया ने आके तो कमाल कर दिया, यूट्यूबर्स ने तो कमाल कर दिया, सच्चाई सामने रख दी। पर जो टेलीविजन है अपना, जो अखबार है, आपने सही कहा, वो टीआरपी और रेवेन्यू बेस्ड है। अगर आज हमने टीआरपी के लिए, मुझे लगा कि प्रशांत किशोर की खबरों को इस तरीके से दिखाना है, तो कैमरा पर्सन को कहा जाता है कि बस उतना ही फोकस करो जितना हमें चाहिए दिखाने के लिए, और उसके एवज में यही पॉलिटिकल पार्टीज ये टेलीविजन वालों को और ये मीडिया वालों को रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं, एड्स देते हैं, तरह तरह के प्रलोभन के साथ खबर भी छपवाते हैं। मीडिया कितना, क्योंकि हम, मुझे लगता है कि वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। जी संतोष जी, इस पे शायद आप ना बोलना चाहें, बट स्टिल संतोष जी शायद इंटरनेट का कुछ इशू आ गया है। हम आज अभी इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, विल अगेन कम बैक ऑन इसी इशू पे, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करते हैं, हम राजनेताओं को ब्लेम करते हैं, पर मीडिया के बारे में जो ट्रेडिशनल मीडिया है उस पे बोलने से कतराते हैं, जिसके कारण जो एक ड्रीम है, जो एक सपना है टू रियलाइज अ पीपल्स स्टेट, जहां सारी चीजें सही हो सके, करप्शन फ्री विकास हो सके, उस पर हम बात ही नहीं कर पाते।
और आम जनता तक बातें पहुंच नहीं पाती हैं। हम फिर कल मिलेंगे जी, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।